संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही जासूसी और कृषि कानून सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए कृषि कानूनों पर सरकार का रुख दोहराया। कहा, सरकार सभी संबंधित मुद्दों पर बिंदुवार चर्चा के लिए तैयार। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 41 करोड़ 78 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.35% हुई। तेलंगाना और महाराष्ट्र में कई हिस्सों में लगातार वर्षा। मध्य और कोंकण रेलवे पर यातायात बुरी तरह प्रभावित। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए हमारा विक्ट्री पंच अभियान शुरू किया। कल से शुरू होने वाले ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए टोक्यो तैयार। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स ने खेलों के प्रसारण के लिए व्यापक प्रबंध किए। और कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल खेला जाएगा। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397804 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, वाम दल और अन्य दलों के सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। हंगामे के बीच अंतःदेशीय पोत विधेयक 2021 और आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पेश किया गया। पीठासीन अधिकारी ने विरोध कर रहे सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया, लेकिन स्थिति में कोई सुधार न होने पर सदन की कार्यवाही 4 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले बैठक शुरू होने पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, वाम दल और अन्य दलों के सदस्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए थे। वाईएसआर कांग्रेस के सदस्य आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग कर रहे थे। हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रहने पर सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक, फिर 2 बजे तथा बाद में 4 बजे तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, वाम और अन्य दलों के सदस्यों ने पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों से जुड़े मुद्दों पर नारेबाजी की। 12 बजे तक स्थगित रहने के बाद सदन की बैठक फिर शुरू होने पर अपनी मांगों के समर्थन में विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। गतिरोध जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी। 2 बजे बाद भी हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर दोहराया है कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए लाभकारी और हित में हैं। संसद से बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने इन कानूनों के संबंध में किसान संगठनों से बातचीत की थी। सारा देश इस बात का साक्षी है, किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। हमने तो पहले भी इस बात को कहा था कि कुल मिला के जो सरकार से बातचीत हुई है उसके आगे अगर उनका कोई प्रस्ताव है तो प्रस्ताव लेकर आएंगे तो हम चर्चा करेंगे।
कांग्रेस के सांसदों ने आज पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में किसानों के मुद्दे पर संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। मीडिया से बातचीत में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पार्टी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने तक इस मुद्दे को उठाती रहेगी। लोकसभा में आज बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 पेश किया। ये विधेयक अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 की जगह लेगा। विधेयक की एक प्रमुख विशेषता राज्यों द्वारा बनाए गए अलग अलग नियमों के बजाय पूरे देश के लिए एक एकीकृत कानून बनाना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 में 13,327 किलोमीटर लंबे राजमार्गों का निर्माण किया। प्रतिदिन करीब 37 किलोमीटर सड़क बनाई गई। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री गडकरी ने कहा कि कोविड के कारण निर्माण सामग्री, मशीनरी और कामगारों की कम उपलब्धता के कारण निर्माण कार्य की प्रगति बुरी तरह प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि कोविड के प्रभाव को कम करने के लिए मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत के तहत कई कदम उठाए। आवास और शहरी विकास कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा है कि सेंट्रल विस्टा विकास और पुनर्विकास मास्टर प्लान के तहत किसी भी ऐतिहासिक इमारत को नहीं गिराया जाएगा। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान शोधकर्ताओं और शोध छात्रों के लिए पुरानी सामग्री राष्ट्रीय अभिलेखागार और राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी रहेगी। उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और नए संसद भवन का निर्माण कार्य अपने निर्धारित समय पर पूरा होगा। विद्युत मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा है कि देश में बिजली की कोई कमी नहीं है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरत वाले समय में बिजली की मांग 200 गीगावाट है, जबकि उत्पादन क्षमता 382 गीगावाट है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 41 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 22,77,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.35% हो गई है। अब तक कोविड महामारी से 3 करोड़ 3 लाख 4 हजार से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 43 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। 7 लाख से अधिक टीके जल्द ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि सरकार देश भर में कोविड टीकाकरण की गति को तेज करने और इसका दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोविड से हुई मौतों को छिपाया नहीं गया है। राज्यसभा में आज एक बयान में श्री मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार केवल राज्यों द्वारा भेजे गए आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन करती है। श्री मांडविया ने कहा कि केंद्र हमेशा राज्यों को अस्पतालों में कोविड से हुई मौतों की ऑडिट करने की सलाह देता रहा है। मीडिया की खबरों में ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि देश में महामारी से अधिक मौतें हुई हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड से हुई सभी मौतों का रिकॉर्ड रखने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के आधार पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के दिशा निर्देशों का अनुसरण किया जाता है। मध्य प्रदेश में कल से गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अब तक 2.5 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं।
प्रदेश में गर्भवती माताओं का टीकाकरण 23 जुलाई से शुरू होगा। प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेज, समस्त जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती माताओं का सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक टीकाकरण किया जाएगा। गर्भवती माताओं के टीकाकरण केंद्रों पर सभी अतिरिक्त व्यवस्थाएं रहेंगी। वहीं राज्य में कल 15 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 20 रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। पॉजिटिविटी दर घटकर 0.01% हो गया है। राज्य में कल 76,000 से अधिक परीक्षण किए गए हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने द्विभाषिक फोन इन कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला में आज रात कोविड पर एक विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। भोपाल स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और टेलीफोन नंबर 011-2331444 पर सवाल पूछ सकते हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने कहा है कि वे राज्य में मुख्यमंत्री बने रहने के लिए केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के किसी भी फैसले का पालन करेंगे। आज बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में श्री येडियुरप्पा ने कहा कि 26 जुलाई को उनके कार्यालय के 2 वर्ष पूरे होने के बाद वे केंद्रीय नेताओं के किसी भी फैसले का स्वागत करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा के इस्तीफे को लेकर हो रहे बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए येडियुरप्पा जी ने कहा है कि जुलाई 26 तारीख को ये विचार साफ हो जाएगा। उन्होंने समर्थकों से कहा है कि वह पार्टी के खिलाफ न बात करें। लिंगायत मठ के वरिष्ठ स्वामी जी द्वारा समर्थन प्राप्त होने पर अपना आभार जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद किया कि 75 आयु के बाद भी उन्हें सेवा का अवसर दिया गया है। येडियुरप्पा जी ने कहा है कि वह मुख्यमंत्री के पद से हटे भी तो वह पार्टी संगठन में जुटे रहेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और 4 कार्यकारी अध्यक्ष कल चंडीगढ़ में पार्टी कार्यालय में विधिवत रूप से कार्यभार संभालेंगे। सूत्रों ने बताया है कि समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को आमंत्रित किया जाएगा। चीन अपने यहां विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की वापसी के लिए अभी तक तैयार नहीं हुआ है। हालांकि उसने दक्षिण कोरिया और अमेरिका के छात्रों को अपने यहां आने की अनुमति दे दी है। दोहराए मानदंड दिखाते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बार बार वही बात दोहराई जो चीन पहले भी कह चुका है। चीन का कहना है कि वो भारतीय छात्रों की वापसी का फैसला महामारी के नियंत्रण के आधार पर करेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रवक्ता ने अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि की कि चीन ने दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी छात्रों को लौटने की अनुमति दी है। प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें दक्षिण कोरिया और अमेरिका से छात्रों की वापसी की खबरों की जानकारी है, लेकिन भारतीय छात्रों की वापसी के मामले पर उन्होंने कहा कि चीन इस मामले को महामारी की रोकथाम के आधार पर देख रहा है। चीन ने महामारी की शुरुआत के बाद से अपनी सीमाओं को बंद कर दिया था, लेकिन इस साल मार्च में कुछ श्रेणियों के लिए इसमें ढील दी गई है, जिसमें छात्र शामिल नहीं थे। लगभग 23,000 भारतीय छात्र पिछले 18 महीनों से अपने विश्वविद्यालयों में लौटने का इंतजार कर रहे हैं। पेइचिंग से अंशुमन मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। चीन ने हाल ही में अमेरिका से अनुरोध किया था कि वो 500 से ज्यादा चीनी छात्रों को स्टडी वीजा न देने के फैसले पर दोबारा विचार करे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही जासूसी और कृषि कानून सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए कृषि कानूनों पर सरकार का रुख दोहराया। कहा, सरकार सभी संबंधित मुद्दों पर बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 41 करोड़ 78 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.35% हुई। तेलंगाना और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार वर्षा। मध्य और कोंकण रेलवे पर यातायात बुरी तरह प्रभावित। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए हमारा विक्ट्री पंच अभियान शुरू किया। कल से शुरू होने वाले ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए टोक्यो तैयार। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स ने खेलों के प्रसारण के लिए व्यापक प्रबंध किए।
और कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल खेला जाएगा। कल से शुरू होने वाले ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए टोक्यो पूरी तरह तैयार है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब ओलंपिक खेलों को रद्द नहीं किया गया बल्कि स्थगित किया गया। ओलंपिक खेलों का आयोजन पिछले वर्ष होना था। आइए सुनते हैं कल से शुरू होने वाले खेलों के इस महाकुंभ पर ये रिपोर्ट। ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कल जापान की राजधानी टोक्यो में पारंपरिक और औपचारिक रूप से किया जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये उद्घाटन समारोह शाम 4:30 से शुरू होगा। इस बार ओलंपिक का शुभांकर है मेरा तोएवो। जापान की राजधानी टोक्यो में नवनिर्मित नेशनल स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस उद्घाटन समारोह का आयोजन कोविड महामारी के कारण सादगी से किया जाएगा। कोरोना के चलते ये समारोह और कई खेल स्पर्धाएं बिना दर्शकों के आयोजित की जाएंगी, क्योंकि जापान में कोरोना के कारण आपातकाल लगा दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक में 33 खेल स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें 206 देशों के 11,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेलों के इस महाकुंभ में भारत के 120 से भी ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की ओर से महिला मुक्केबाज मैरी कॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। इस बार 3 नई खेल स्पर्धाओं को भी शामिल किया गया है। ओलंपिक के दौरान दिए जाने वाले पदक जापान के रिसाइकल्ड इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से बने हैं। ये पदक खिलाड़ियों के उत्साह और विविधता को प्रदर्शित करेंगे। ओलंपिक खेलों का समापन समारोह 8 अगस्त को इसी स्टेडियम में होगा। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स डेस्क। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आज कई अन्य सांसदों के साथ मिलकर विक्ट्री पंच बनाया। श्री ठाकुर ने लोगों से आग्रह किया है कि वे टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों की वीडियो #हमाराविक्ट्रीपंच के साथ साझा करें। इंडिया इंडिया, ये है मेरी टीम और ये रहा टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी टीम के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारा विक्ट्री पंच। आइए टोक्यो में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे भारतीय एथलीट्स का मनोबल बढ़ाए। आपको करना सिर्फ इतना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी टीम के साथ इंडिया को चीयर करते हुए हमारा विक्ट्री पंच वीडियो बनाए। आगे 5 लोगों को टैग करिए और चीयर फॉर इंडिया को एक जन आंदोलन बनाइए। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के ट्वीट के बाद बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने भी टोक्यो ओलंपिक में टीम इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए अपने विचार साझा किए। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के जाबाज खिलाड़ियों का हौसला हम सबको मिलकर बढ़ाना है। मुझे यकीन है कि हमारी ढेर सारी एनकरेजमेंट और दुआओं से हमारे खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। मेरी टीम है आप सब अकियंस। तो अकियंस, आप भी अपना वीडियो बनाइए अपनी टीम के साथ और #cheer4India के साथ उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिए। अपने 5 दोस्तों को टैग करना मत भूलिएगा। याद रखिए, भारत की जीत, भारत की हार, हम सबको देना है भारत का साथ। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि खेलो इंडिया योजना और भारतीय खेल प्राधिकरण की खेल प्रोत्साहन योजना के तहत ओलंपिक 2028 सहित अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भागीदारी के लिए ग्रामीण इलाकों सहित देश भर में प्रतिभा की पहचान की जा रही है और खिलाड़ियों को तैयार किया जा रहा है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण करेंगे। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होंगे। ओलंपिक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का डीडी स्पोर्ट्स पर प्रतिदिन सवेरे 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जा रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग इस महीने की 1 तारीख से अपने स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में प्रतिदिन ओलंपिक क्विज का प्रसारण कर रहा है। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए
आपको स्पोर्ट्स कहने कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। टोक्यो ओलंपिक खेल कल से शुरू हो रहे हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारतीय तैराक श्रीहरि नटराज की। 16 जनवरी 2001 को बेंगलुरु में जन्मे श्रीहरि नटराज पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक क्वालिफिकेशन का समय निकालने वाले दूसरे भारतीय तैराक हैं। रोम के सेटेगोली ट्रॉफी में तैराकी प्रतियोगिता में उन्होंने 53.77 सेकंड का समय निकाला और फिना द्वारा ए स्टैंडर्ड हासिल किया। नटराज ने 2 साल की उम्र से अपने भाई से तैराकी सीखनी शुरू की थी। फिलहाल 21 वर्षीय नटराज अपने प्रशिक्षक निहार अमीन से प्रशिक्षण ले रहे हैं। नटराज ने 18 साल की उम्र में 2017 की राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में 50 मीटर, 100 मीटर और 200 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा रिकॉर्ड समय में पूरी की। उन्होंने 21 साल की उम्र में 2018 राष्ट्रमंडल खेलों के साथ साथ 2018 के एशियाई खेलों में और पहले 2019 विश्व एक्वेटिक मीट में भी हिस्सा लिया। कोविड महामारी के दौरान लगभग सभी एथलीट अभ्यास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस दौरान नटराज ने दुबई में तैराकी का अभ्यास किया। श्रीहरि नटराज के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय खेल प्रेमियों को उनसे ओलंपिक में पदक की उम्मीद है। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स डेस्क। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल खेला जाएगा। ये मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में दिन में 3 बजे से शुरू होगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से आगे है। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है मखमली आवाज के धनी मुकेश को। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। मखमली आवाज के धनी मुकेश का आज जन्मदिन है। उन्हीं मुकेश का जो दशकों तक दिलीप कुमार, राज कपूर, मनोज कुमार और सुनील दत्त जैसे पर्दे के नायकों की आवाज बने रहे। मुकेश चंद माथुर का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। मुकेश की आवाज बहुत आकर्षक थी। उनके एक रिश्तेदार मोतीलाल उनके गाने से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपने साथ बम्बई ले गए। 1941 में मुकेश को हिंदी फिल्म निर्दोष में मुख्य कलाकार का काम मिला, लेकिन पार्श्व गायक के तौर पर इन्होंने पहला गीत 1945 में फिल्म पहली नजर के लिए गाया। गीत था दिल जलता है तो जलने दे। 50 के दशक के आखिरी सालों में मुकेश पार्श्व गायन के शिखर तक पहुंच गए। 1959 में मुकेश को अनाड़ी फिल्म में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। गाना था दशक में मुकेश का करियर अपने चरम पर था। उस वक्त तक ये हर बड़े सितारे की आवाज बन चुके थे। 1974 में फिल्म रजनीगंधा के गाने के लिए मुकेश को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। 1976 में यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी के शीर्षक गीत के लिए मुकेश को अपने करियर का चौथा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। मुकेश ने अपने करियर का आखिरी गाना अपने दोस्त राज कपूर की फिल्म के लिए ही गाया था, लेकिन 1978 में इस फिल्म के प्रदर्शित होने से 2 साल पहले ही 27 अगस्त 1976 को मुकेश का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। कोल्हापुर, रत्नागिरी और सतारा जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाजार और मकानों सहित निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। तेज वर्षा को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 9 टीमें महाराष्ट्र भेजी गई हैं। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, कोल्हापुर और सतारा जिले में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज बारिश की संभावना है। मुंबई, ठाणे, पालघर, नासिक, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड़, लातूर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और वर्धा जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में छिटपुट स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। वर्षा से मध्य और कोंकण रेलवे पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मध्य रेलवे की लंबी दूरी की लगभग सभी रेलगाड़ियां या तो रद्द कर दी गई हैं या कम दूरी पर समाप्त कर दी गई हैं या फिर उनके मार्ग बदल दिए गए हैं। कोंकण रेलवे ने चिपलूण और कामथे के बीच यातायात रोक दिया है। हालांकि पश्चिमी रेलवे पर यातायात सामान्य रूप से चल रहा है। तेलंगाना में राजधानी हैदराबाद सहित कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी है। दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने और हवा के दबाव से पिछले कुछ दिनों से राज्य में वर्षा हो रही है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन गया था। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में राज्य में विशेषकर उत्तरी और दक्षिणी जिलों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। तापमान 26 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश हो सकती है। तापमान 26 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा और बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान 26 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। जम्मू में सामान्यतः दोपहर और शाम तथा रात को बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लेह में भी आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। गिलगित में मौसम साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। धूल भरी आंधी के साथ वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गुवाहाटी में तापमान 27 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इम्फाल में तापमान 22 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही जासूसी और कृषि कानून सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए कृषि कानूनों पर सरकार का रुख दोहराया। कहा, सरकार सभी संबंधित मुद्दों पर बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 41 करोड़ 78 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.35% हुई। तेलंगाना और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार वर्षा। मध्य और कोंकण रेलवे पर यातायात बुरी तरह प्रभावित। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए हमारा विक्ट्री पंच अभियान शुरू किया। कल से शुरू होने वाले ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए टोक्यो तैयार। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स ने खेलों के प्रसारण के लिए व्यापक प्रबंध किए।
और कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कल खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।